शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। सामुदायिक रेडियो होने के चलते इस रेडियो पर समुदाय और समाज से जुड़े हुए कार्यक्रमों का प्रसारण हम लगातार करते रहते हैं। वहीं साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के हित में भी हम कई तरह की जानकारियां इस रेडियो के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। और इनकी जानकारी का आज का विषय है मानव विकास के प्रमुख सिद्धांतों में से एक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ लेकर के एमए साइकोलॉजी के तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उनकी पुस्तक विकासात्मक मनोविज्ञान के खंड 1 की इकाई 2 को, जिसमें आज हम बात करेंगे मानव विकास के प्रमुख सिद्धांतों में मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की, जिसमें कि फ्रॉयड का सिद्धांत और एरिक्सन का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रॉयड का सिद्धांत आप सभी जानते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड की भांति ही व्यक्तित्व विकास का जो दूसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमें दिया था वह एरिक्सन ने दिया था। किंतु जहां हम बात करें फ्रॉयड की, तो फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक विकास को महत्वपूर्ण माना था, जिसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो एरिक्सन थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस ना देते हुए साइको सोशल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी थी। तो उनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का जो केंद्र तथ्य था वो ये था कि जो उनका मानना था कि जो बालक का विकास होता है वो मनोसामाजिक होता है, ना कि मनोलैंगिक होता है। उन्होंने ऐसी 8 अवस्थाओं का उल्लेख अपने सिद्धांत में किया था जिनसे होकर के बालक का मनोसामाजिक विकास गुजरता है। उन्हीं उक्त 8 जो विकास की अवस्थाएं हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। जो एरिक्सन थे वो एक नव्य फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। फ्रॉयड के सिद्धांत से वे फ्रॉयड के सिद्धांत की वो काफ़ी समर्थक थे। किंतु व्यक्तित्व विकास में उन्होंने जो फ्रॉयड की कामुकता यानी कि सेक्सुअलिटी को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था, जिसे फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने व्यक्तित्व विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति यानी कि जो हमारी सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको इम्पोर्टेंस माना था। एरिक्सन का ये विश्वास था कि बालक को जीवन में समय समय पर जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूतियां होती हैं उसका उसके व्यक्तित्व पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा बनाने में उन अनुभूतियों का एक बड़ा हाथ होता है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में इन्हीं बातों को बल देकर के समझाने की कोशिश की है। उनका ये मानना था कि जो बच्चा होता है वो त्रिभुज का सदस्य नहीं होता, यानी कि जो त्रिभुज इसमें हम मानते हैं मदर चाइल्ड फादर को, तो उनका ये मानना था कि सिर्फ त्रिभुज का ही हिस्सा नहीं होता, बल्कि जो पूरे परिवार है, परिवार के संपूर्ण सदस्य हैं, हमारी समाज है, उन पूरे ही समाज का एक बालक जो होता है वो हिस्सा होता है। एरिक्सन एक आशावादी विचारक थे और फ्रॉयड के विपरीत इस बात की उन्होंने हामी भरी कि जो व्यक्तित्व का विकास है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता बल्कि सोशल डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें जो एरिक्सन है उनकी मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं की, तो उन्होंने कुछ अवस्थाएं जो कि 8 अवस्थाएं थी उनके आधार पर अपने सिद्धांत का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को विश्वास एवं अविश्वास की अवस्था माना था। 3 से 4 वर्ष की अवस्था को उन्होंने स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था माना था। 5 से 6 वर्ष को उन्होंने आत्मबल और अपराध भाव की अवस्था माना। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को परिश्रम और हीनता की अवस्था माना। 13 से 18 वर्ष की अवस्था को पहचान और भूमिका द्वंद्व। 19 से 35 वर्ष को घनिष्ठता एवं अलगाव।
36 से 55 वर्ष की अवस्था को उत्पादकता और निष्क्रियता की अवस्था एवं 55 वर्ष से ऊपर की अवस्था को उन्होंने ईमानदारी और निराशा की अवस्था के रूप में विश्लेषित किया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्वास और अविश्वास की अवस्था की। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः जो होता है अपने माता पिता पर निर्भर होता है। माँ बाप पर अपने माँ बाप तथा परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी जो ममता है, स्नेह है, प्यार है, वो उसी के बीच में रह रहा होता है। तो क्या होता है, जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं उसके संग काफी स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हैं और इसी तरीके से पेश आते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके साथ हंसते हैं, बोलते हैं। उससे बच्चे के भीतर क्या होता है, उन लोगों के प्रति विश्वास का जो भाव होता है वो विकसित हो जाता है और इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को इस तरीके का प्यार दुलार नहीं मिलता और कभी-कभी घृणा और कठोरता देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चे के अंदर अविश्वास की भावनाएं जन्म ले लेती है। तो उनका ये मानना था कि इस अवस्था में जो विश्वास एवं अविश्वास होता है वो दोनों ही बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो अगली अवस्था होती है वो होती है स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था। इसे 3 से 4 वर्ष की अवस्था उन्होंने माना। उसमें उन्होंने एक समझाने की प्रयास किया कि जो बच्चा होता है उसके अंदर स्वतंत्रता का भाव यहाँ पर विकसित होता है। वह आत्मनियंत्रण और आत्म प्रदर्शन के यहाँ पर योग्य हो जाता है। अपनी दिनचर्या के बहुत से कार्य वह स्वयं करने लगता है और जब वो इन कार्यों को स्वयं करता है तो काफी स्वतंत्रता महसूस करता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य बालक द्वारा किए गए कार्यों के प्रति संतुष्टि दिखाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो जो बालक होता है उसके भीतर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। परंतु यदि वह अपनी दिनचर्या में सफल नहीं हो पाता और परिवार के सदस्यों की इच्छाओं के अनुरूप वह कार्य नहीं कर पाता, तो लोग उससे कभी-कभी भला बुरा कह देते हैं, कभी डांट उसको देते हैं। तो ऐसी दशा में उसके अंदर क्या होता है, संदेह होने लगता है कि वो कार्यों को नहीं कर सकता, अपनी स्किल्स पर उसको डाउट होने लगता है। तो इसके कारण उसके अंदर संदेह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एरिक्सन का ये कहना था कि दोनों तरीके की स्थितियां यहाँ पर बच्चे के अंदर पैदा हो सकती हैं। यदि उसको उसके कार्यों के प्रति उसको प्यार मिलता है, उसको ये उसके कार्यों के प्रति प्रशंसा मिलती है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। बल्कि जब दूसरी अगर हम देखें तो जब उसके कार्यों के प्रति उसको प्रशंसा नहीं मिलती, उसके कार्य गलत हो जाते हैं और जब उसको प्रशंसा उन कार्यों के लिए नहीं मिल रही होती है तो उसके अंदर संदेह की अवस्था उत्पन्न होती है। उसको ये लगने लगता है कि जो उसकी क्षमताएं हैं, उसकी क्षमताओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इसके बाद उन्होंने जो अगली अवस्था का वर्णन किया वो अवस्था थी आत्मबल और अपराध भाव की अवस्था। 5 से 6 वर्ष की इस अवस्था में पहुंचकर बालक जिज्ञासु हो जाता है। वह अपने आत्मबल के कारण अनेक जिम्मेदारियों से कार्य करने लगता है, कार्यों के प्रति पहल करने लगता है। परिवार के सदस्य भी उससे यही अपेक्षा रखते हैं कि उसको जो कार्य वो दे रहे हैं उन्हें वो बालक सही तरीके से करेगा, जिसका दूसरे की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है या दूसरे के आघात, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बालक दूसरे को आघात पहुंचा देता है। जब बालक द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन होने लगता है तो उसको आत्मबल की उसके अंदर वृद्धि होती है, पहल शक्ति की वृद्धि होती है। किंतु जब दूसरे सदस्य उसकी पहल को अच्छा नहीं मानते या फिर उसके कार्यों से दूसरे को आघात पहुंचने लगता है तो उसके अंदर अपराध की भावना, जिसे हम गिल्ट फीलिंग कहते हैं, वो विकसित होने लगती है और बालक क्या होता है, अपने आप को दोषी समझने लगता है कि अब मैंने ये काम अगर करा तो मैंने गलत कर दिया, मेरी वजह से किसी का बुरा हो गया। और ये जो गिल्ट फीलिंग होती है उसके अंदर किस चीज का जो अपराध भाव है, गिल्ट फीलिंग है, उसको जन्म देती है। इसके अलावा उन्होंने जो अगली अवस्था मानी वो मानी परिश्रम और हीनता की अवस्था। इस अवस्था का बालक अपने मित्रों के संग तादात्म्य स्थापित करने लगता है। अन्य मित्रों की भांति ही वो बालक परिवार या पाठशाला के जो कार्य हैं वो बहुत मेहनत के संग करने लगता है। एरिक्सन के अनुसार जो ये अवस्था होती है इसमें जो बालक होता है उसको नए नए कार्यों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो हमारा समाज होता है इस उम्र में बच्चे को अधिकतर विद्यालय इसमें भेजा जाता है, किंतु कुछ ऐसे समाज भी हैं हमारे भारत में कि जहाँ पर इस
उम्र में बच्चे को खेती और अन्य इस तरीके की मछली पकड़ना, शिकार करना, इस तरीके के कार्य भी उनको सौंप दिए जाते हैं। यदि बालक इन कौशलों को भली-भांति सीख लेता है, तो वह परिश्रमी बनता है और उसमें परिश्रम के प्रति सम्मान का भाव विकसित हो जाता है। इसके विपरीत यदि बालक ये मान लेता है कि इन कौशलों को वह नहीं सीख पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उससे उसके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो उन्होंने अगली अवस्था यानी कि 5वीं अवस्था का वर्णन किया, वो थी पहचान, भूमिका और द्वंद की अवस्था। ये अवस्था 13 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में प्रवेश पाने के बाद बालक अच्छी तरह से जानने लगता है कि वह कौन है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, ये बातें वो निश्चित कर लेता है और वह अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना कार्य क्षेत्र, विचार शैली, अपने मित्र मंडल, अपना व्यवसाय कि वो बड़े होकर के क्या बनेगा, वो कैसे काम करेगा, इन सबको चुन लेता है और अपने आप को एक दिशा देने लगता है, उस दिशा में वो आगे बढ़ने लगता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूं, तो ये उम्र ऐसी होती है जब जो बच्चा होता है अपनी क्षमताओं को वो पहचान चुका होता है। अब वह समाज में अपनी भूमिका को निश्चित कर लेता है कि वो समझने लगता है कि वो कौन है, उसकी भूमिका क्या है, उसको कैसे काम करने हैं, उसे कैसे आगे बढ़ना है। अतः ऐसे बालकों को जो ऐसे बालकों का व्यवहार होता है, कभी-कभी उसमें विसंगतियाँ भी पाई जाती हैं और कभी-कभी उनमें आत्मविश्वास भी पाया जाता है। तो ऐसे बालक कभी-कभी अपने विचारों से निर्देशित होते हैं, तो कभी-कभी दूसरे के विचारों से निर्देशित होने लगते हैं। जब वे अपने विचारों से निर्देशित होते हैं, तो उनके अंदर पहचान, क्योंकि वो समझने लगते हैं कि वो कौन है, तो उनके अंदर पहचान का गुण विकसित होने लगता है कि उनको पता होता है कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है। जब वो ये चीज़ अपने आप के लिए नहीं समझ पाते और वह दूसरे के अनुरूप कार्य करने लगते हैं, दूसरे के अनुरूप निर्देशित होने लगते हैं, तो उनके अंदर भूमिका द्वंद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एरिक्सन का ये मानना था कि इस अवस्था में पहचान और भूमिका द्वंद, ये दोनों चीजें बालक में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो उन्होंने छठी अवस्था का वर्णन किया था, वो था घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रौढ़ होकर वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। अब वह जीवन यापन के लिए किसी या तो रोजगार में लग चुका होता है या कोई व्यवसाय करने लगता है, वह विवाहित हो चुका होता है, उसका गृहस्थ जीवन भी शुरू हो गया होता है। अब वह क्या कर रहा होता है, अपने दाम्पत्य जीवन की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा होता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा होता है। तो इस अवस्था में एक विशेष तरीके की अवस्था होती है, क्योंकि क्योंकि उसका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया होता है, तो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति यहाँ पर घनिष्ठता प्रदर्शित करने लगते हैं। उनके विचार, भावनाएं, मनोवृत्तियां जो होती हैं, नैतिकता जो उनके अंदर होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं, वो एक दूसरे के समान विकसित होने लगते हैं। एक दूसरे के अनुरूप वो कार्य करने लगते हैं, एक दूसरे के अनुरूप वो चलने लगते हैं। आगे जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में वो फैसले लेने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब उनके अंदर जो घनिष्ठता होती है, भावनाएं होती है, उनमें तादात्म्य होने लगता है। इसके अलावा कभी-कभी आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जब तादात्म्य नहीं हो पाता, विचार नहीं मिल पाते पति-पत्नी के आपस में, अलगाव होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, तो इसको इन्होंने घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था इसीलिए कहा, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, विवाहित हो रहा है, पति-पत्नी आपस में घनिष्ठता का संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे से के संग कार्य कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर जहाँ पर दो पति-पत्नी के बीच में आपस में घनिष्ठता का संबंध स्थापित नहीं हो पाता, जहाँ पर उनमें झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी-कभी डिवोर्स जैसी स्थितियाँ भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर एरिक्सन का ये मानना था कि घनिष्ठता भी होती है और अलगाव भी होता है। कुछ लोगों में घनिष्ठता देखने को मिलती है, तो कुछ लोगों में अलगाव देखने को मिलता है। तो इस अवस्था को इसीलिए उन्होंने घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था माना। इसके बाद जो उन्होंने अगली अवस्था यानी कि 7वीं अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया, उसे हम सृजनात्मकता और निष्क्रियता की अवस्था कहते हैं। मनोसामाजिक विकास की आपको मैंने बताया कि ये 7वीं अवस्था है। ये जीवन की मध्यावस्था होती है, मिडिल एज होती है। इस अवस्था से गुजरने वाले व्यक्ति समाज अपेक्षा करने लगता है कि वो अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ काम करे, अपनी कलाएं दिखाए। जैसे मान लीजिए किसान है, तो वो जो खेती बाड़ी है वो करके दे, अन्न उपजा करके दे। कोई कलाकार है तो वो मूर्तियां विकसित करे, कलाएं दिखाए। हाँ, कोई प्रोफेसर है तो अपने विचारों का सृजन करे। तो यहाँ पर मतलब जो व्यक्ति है, जो उससे कई सारी अपेक्षाएं समाज को होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता और निष्क्रियता
को का जन्म होता है। कुछ व्यक्ति बहुत सृजनात्मक हो जाते हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग क्या होते हैं, जब उन कार्यों को पूर्णता से नहीं कर पाते, तो उनके अंदर क्या होती है, निष्क्रियता की भावना जन्म लेती है। क्योंकि जब वो अपने कार्यों को पूर्ण रूपेण नहीं कर पाते, तो उनके अंदर हीनता की भावना जन्म लेती है। उनको लगता है कि समाज उन्हें अब उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा, जिस दृष्टि से समाज को देखना चाहिए। उसकी अवहेलना होगी क्योंकि वो कार्यों को नहीं कर पा रहा है। तो उसके अंदर उसके वजह से हीनता की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर एरिक्सन का मानना था कि इस उम्र में या तो व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है, या फिर निष्क्रिय हो जाता है। जो आखिरी और अंतिम अवस्था उन्होंने बताई वो थी ईमानदारी और निराशा की अवस्था। ये मनोसामाजिक विकास की ये 8वीं और अंतिम अवस्था होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो तेजी से वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा होता है। पिछली अवस्थाओं में उसने बहुत सारी उपलब्धियों को, असफलताओं को देखा होता है। तो यहाँ पर वो उनकी समीक्षा करने लगता है कि जिंदगी में उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या खोया, कहाँ कहाँ पर वो सफल हुआ, कहाँ कहाँ पर वो असफल हुआ। अब यहाँ पर उसके अंदर ईमानदारी और निराशा की अवस्था इसको माना गया है। तो यहाँ पर वो अपना आत्मनिरीक्षण करने लगता है, अपना पिछली जिंदगी के को देख करके अपना अवलोकन करने लगता है। जैसे कि पिछली अवस्थाओं में जो विश्वास है, स्वतंत्रता है, पहचान है, घनिष्ठता है आदि जो भाव उसके अंदर विकसित हुए थे, और उसमें से वो कुछ भाव बहुत ज्यादा विकसित हुए थे, कुछ चीजों को उसने खो दिया होता है। तो यहाँ पर उसके अंदर ईमानदारी और निराशा की इसको अवस्था माना गया है। यहाँ पर इसके उत्साह में कभी कभी कमी हो जाती है, उसको लगता है कि मृत्यु नजदीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास की कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से एरिक्सन का सिद्धांत था, उन्होंने किस तरीके से माना कि जो बालक होता है वो मनोसामाजिक उसका विकास होता है। फ्रॉइड का मानना था कि मनोलैंगिक विकास होता है, तो उससे थोड़ा सा हट करके उन्होंने ये माना कि किस तरीके से जो बालक है उसके अंदर मनोसामाजिक विकास होता है। तो इसी के संग आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।